प्रिय महानुभाव, आज मैं आप महानुभावों के समक्ष अपनों से अपनी बात नामक स्तंभ के अंतर्गत द्वितीय अंक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैंने इससे पहले यह कहा था कि जो प्राचीन विशाल साहित्य है, वाङ्मय है, उसके प्रति हमको असीम अपार श्रद्धा रखनी चाहिए। आखिर हम ही उसके उत्तराधिकारी हैं, हमारा कर्तव्य है उसका संरक्षण करना। तो संरक्षण करने के लिए जितनी बातें हो सकती हैं, जितने उपाय हो सकते हैं, वो सब हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए प्राचीन वाङ्मय और शास्त्र अत्यंत बहुमूल्य है, अत्यंत सम्माननीय है। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि अगर वो न हो तो हमारी स्थिति कहाँ रहेगी। उनकी होने से ही हमारा जीवन है, इसलिए हमारे जीवन से वो जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही मैंने यह भी कहा था कि शास्त्रों के अनुसंधान के साथ जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान है उसको भी सम्मिलित अवश्य करना चाहिए। उसके साथ हमको अपना दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। हम प्राचीन ज्ञान विज्ञान को, वाङ्मय को छोड़ नहीं सकते और आधुनिक ज्ञान विज्ञान को लिए बिना रह नहीं सकते। इस प्रकार से दोनों का समावेश करना चाहिए। और ये जो परंपरा है, ये जो सोच है कि हम सब अन्य ज्ञान विज्ञान को अपने में सम्मिलित करें, ये प्राचीन काल से चली आई है। प्राचीन काल में ये कहा गया है, बहुत से विद्वानों ने कहा है कि जो भी हमारा चिंतन है उसमें निरंतर तर्क के द्वारा अनुशीलन होते रहना चाहिए। एक श्लोक बहुत सुंदर है, तापाच्छेदाच्च निकषात् सुवर्णमेव पंडितैः परीक्ष्य मद्वचो ग्राह्यम न तो पुरुष गौरवात्। कहते हैं कि जिस प्रकार से सोने की परीक्षा कभी ताप से, कभी छेद से और कभी निकष यानी कसौटी से होती है, होती रहती है, और तभी उसकी मूल्य बढ़ता है। और उस मूल्य को बनाए रखने के लिए हम उस सुवर्ण की निरंतर परीक्षा करते हैं। उसी प्रकार से शास्त्रों की परीक्षा निरंतर होती रहनी चाहिए। न तो पुरुष गौरवात्, इसलिए नहीं कि किसी बड़े विद्वान ने, किसी बड़े व्यक्ति ने ऐसा कह दिया इसलिए हम माने। पुरुष गौरवात् नहीं, अपितु परीक्ष्य मद्वचो ग्राह्यम। और ये जो भावना है वो प्रत्येक शास्त्र के संवर्धन के समय निरंतर विकसित होती चली आई है। हम ये देखते हैं कि जितने शास्त्र विकसित हुए हैं उनमें सब में विकास हुआ है, और समय समय पर जो बातें आई हैं उनकी संरक्षा हुई है, और उनके साथ मिलकर के वो शास्त्र विकसित हुए हैं। हमारे समक्ष जो शास्त्र विकसित हुए हैं वो एक दिन, 2 दिन या 5-10 वर्षों का परिणाम नहीं है, अपितु उसमें शताब्दियां लगी हैं, सहस्राब्दियां लगी हैं, और निरंतर परीक्षा होती रही है। अब देखिए ना, प्राचीन लोगों में न्याय शास्त्र अत्यंत प्रचलित है, अत्यंत सुपूजित है, और उसमें भी निरंतर परीक्षा हुई। अनेक नए सिद्धांत सामने आए। सबसे पहले जो वैशेषिक सूत्र है उसको षट पदार्थवादी कहा जाता था। सांख्य में कहा है कि षट पदार्थवादी, और षट पदार्थवादी कौन होते हैं? न्याय वैशेषिक होते हैं, व्याख्याकारों ने लिखा है। तो 6 पदार्थ थे। प्रशस्तपाद भाष्य आया और उन्होंने कहा कि नहीं, अभाव नाम का 7वां पदार्थ भी होता है। तब से सप्त पदार्थ ही चल पड़ा, और उसके पश्चात जितनी न्याय की परंपरा है सब में यह माना कि न्याय वैशेषिक सप्त पदार्थी हैं, 7 पदार्थों को मानते हैं। तो विकास तो हुआ ना, परिष्कार तो हुआ ना, लोगों ने माना कि हाँ ये चीज इसमें डाल देनी चाहिए। इसी के साथ ही प्रशस्तवाद भाष्य में ये कहा कि जो वृक्ष होते हैं वो तो विषय के अंतर्गत हैं। विषय माने जैसे मृत, पाषाण इत्यादि अजीव होते हैं, अचेतन होते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष होते हैं, ऐसा प्रशस्तवाद भाष्य ने कहा। तो विषय के अंतर्गत माना उन्होंने, मगर आगे न्याय सिद्धांत मुक्तावली आई, उसमें विषय के अंतर्गत नहीं, उसमें शरीर के अंतर्गत माना। जिस प्रकार से अन्य मनुष्यों के या चौपायों के शरीर होते हैं, जीवधारी होते हैं, वैसे ही माना उन्होंने। तो परिवर्तन तो हुआ, पहले उन्होंने वैसा माना था, बाद में शरीरधारी माना, शरीर के अंतर्गत माना।
ये मान लिया उन्होंने, तो उसको मान्यता मिल गई। आजकल भी जो हम लोग कहते हैं कि वृक्ष में जीवन होता है, वो हम ये प्रमाण के साथ कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में कहा है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कहा है, प्रमाण देते हैं हम उसका। तो इसलिए स्पष्ट है कि वैशेषिक का जो संप्रदाय है पूरा, उसमें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया कि ये शरीरधारी होते हैं, इस प्रकार स्वीकार कर लिया गया। तो मैं ये कह रहा था कि इत्यादि अनुचिंतनों को स्वीकार कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि एक समय में जो बात कही वैसी ही वैसी हो, बदला भी गया। आजकल का जो विज्ञान है उसमें यही भावना पाई जाती है। हम देखते हैं कि आजकल के विज्ञान में अभी भी और इससे पहले भी निरंतर बहुत से सिद्धांत आए हैं, बहुत से विचार आए हैं, उनका विकास हुआ है और अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के सिद्धांत बनाए, विकसित किए। परंतु विज्ञान में हम ये देखते हैं कि जब भी कभी 2 या 3 या बहुत से लोगों में कोई विषमता हो या अन्य प्रकार के सिद्धांत हों, तो वो आपस में मीटिंग कर लेते हैं, विश्वव्यापी मीटिंग कर लेते हैं, फोरम बने हुए हैं, ऐसे मीटिंग करते हैं और उसके पश्चात वो एक परिणाम पे पहुंचते हैं और सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है वो। ऐसी परंपरा विज्ञान में है। अब देखिए ना, प्राचीन जो विज्ञान है उसमें ईथर को माना जाता था। अब ईथर को मानने की जो अवधारणा है वो समाप्त हो गई। कहा कि प्रयोगों से सिद्ध नहीं होता वो, और प्रकाश को कण और तरंग के रूप में स्वीकार किया और उसको सब लोगों ने मान लिया। तो जो पहले सिद्धांत माना वो आजकल अमान्य होकर के नए सिद्धांत आए। विज्ञान में नए सिद्धांत का आना उसका दूषण नहीं है, उसका भूषण है। उससे पता चलता है कि ज्ञान का विकास हो रहा है, अनुचिंतन हो रहा है, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और एक्सपेरिमेंट के आधार पर नई बातें आ रही हैं, तो वो उसका भूषण है। इसी प्रकार से अगर हम शास्त्रों पर भिन्न भिन्न प्रकार का अनुचिंतन प्रस्तुत करें तो वो भूषण है। आजकल के रिसर्चेज में ये अपेक्षा की जाती है कि ये होना चाहिए, कोई नई बात होनी चाहिए। रिसर्चेज में कहते हैं कि क्या आपने नया कंट्रीब्यूशन दिया जो कि लोग इससे पहले नहीं जानते थे, तो ऐसी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो या तो आजकल जो रिसर्चेज हो रही हैं वो यही कि प्राचीन लोगों ने कहा है उसको दूसरी भाषा में दूसरे शब्दों में लिख दिया, या फिर कुछ अच्छी रिसर्चेज भी हो रही हैं, होती हैं, जिसमें कोई नई बातें बताई गई। परंतु स्थिति ये है कि नई रिसर्चेज होने के पश्चात भी प्रायः लोग भूल जाते हैं उसको और फिर उसी पर रिसर्च शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नई रिसर्चेज आई है तो उसका सम्मान होना चाहिए और उसका प्रचार होना चाहिए, और आगे जो रिसर्चेज हों वो उसके आधार पर होनी चाहिए कि इससे पहले ये काम हो चुका है, इससे पहले उन लोगों ने ये बताया है। हम समझते हैं कि आधुनिक जो प्राचीन शास्त्र है उसमें जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान की बहुत सी बातें, वो कुछ शाखा तो इस प्रकार के जिनको वैसे के वैसे सम्मिलित कर देना चाहिए। भूगर्भ शास्त्र है, नृतत्व शास्त्र है, आनुवंशिकी है। हम कह सकते हैं कि इसका प्रचार प्रसार पहले बहुत कम हुआ तो था परंतु काफ़ी कम हुआ था। और इस भूगर्भ विज्ञान में, नृतत्व शास्त्र में जो ज्ञान विज्ञान है वो तो लगता है जिसकी क्रांति आ गई हो, जिसे कहते हैं ना शिक्षा में एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन आ गया हो, ऐसा हुआ है उन विषयों पर। तो अगर उन विषयों पर इतना ज्ञान विज्ञान आया है तो उसका हमको सम्मेलन क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए अवश्य। आधुनिक विज्ञान में सेल्स की बात आई, और सेल्स की जो बात है प्राचीन विज्ञान में, तो प्राचीन शास्त्रों में तो कहीं ऐसी उपलब्ध नहीं होती, और आजकल बहुत ज़्यादा प्रसार है इसका, सम्मिलित होना चाहिए। और अगर किसी प्राचीन ग्रंथ में इसके संकेत भी दिया गया हो तो उसको अवश्य उद्धृत किया जाना चाहिए। हमारे सामने एक संकेत उपलब्ध हुआ, योग सूत्र व्यास भाष्य में कहा है कि योग सूत्र व्यास भाष्य में कहा कि जो शरीर होता है ना, वो मानो मधुमक्खी का छत्ता है, और जो इंद्रियां होती हैं उस मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाला भंवरा है, और जो चित्त है वो उनका राजा है, ऐसा कहा गया। तो मधुमक्खी का छत्ता यानी छोटे छोटे पाँख हों, सेल्स जैसे,
जैसे संतरे की फांक होती है, उसमें छोटे छोटे रस भरा होता है, उस प्रकार से है। ऐसे ही कल्पना व्यास भाष्य में की है। हम इसको क्या नहीं सोच सकते कि उसको सेल्स के रूप में लगाया जाए? अगर हम उसको सेल्स के रूप में लगाने की बात सोचें तो एक नई बात निकलती है हमारे सामने। प्राचीन काल में जितने संकेत दिए हैं, सबके सब संकेतों का हमको कोई न कोई अर्थ निकालना चाहिए और उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि ये ऐसा लगता है कि उससे आया हो, अगर संभावना बनती हो तो। अवास्तविक नहीं, प्रमाणों के साथ, अपितु पूरे संभावनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो हमारे ज्ञान विज्ञान में, शास्त्रों में वृद्धि होती है। तो मैंने आज आपके समक्ष शास्त्रों के अनुचिंतन और उसमें ज्ञान विज्ञान के समावेश के संबंध में अपनी बातें, अपने विचार रखे। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।